कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अरविंद कुमार मेरे इस चैनल द डीप डिटेल्स में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं। जिस लैपटॉप पे मेरे सिस्टम पे जहां मैं रिकॉर्डिंग करता था, एडिटिंग करता था, वो लैपटॉप पूरी तरीके से क्रैश कर गया। जो मैंने वीडियो बनाई थी रूह का बदला, वो पूरा वीडियो ही अभी नहीं है मेरे पास क्योंकि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है। तो मैं पूरी कहानी फिर से मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है मोबाइल पे रिकॉर्ड करने और मोबाइल पे ही एडिट करने की वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं जो आपको पसंद ना आए। तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ क्योंकि मोबाइल में एडिटिंग के साथ मेरा हाथ उतना फ्री नहीं है और बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ में। पर कहानी सुनाने से पहले एक और बात बोलूँगा दोस्तों कि मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ पर अभी तक वो मुकाम मुझे नहीं मिल पाया जो मैं उम्मीद करता था कि मुझे भी मिलना चाहिए। तो आप मेरी मदद करो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप तो मेरे वीडियो को लाइक करो, उसमें भी हाइप का ऑप्शन है उसे हाइप करो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ कहानी सुनिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ दोस्तों वो मतलब ऐसी होती हैं कि जैसे वो आपके आसपास से ही जुड़ी हुई हैं। गांव, शहर, हमारे आसपास के एरिया की कहानियाँ होती हैं। मैं खुद कहानियाँ सुनता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका जो कहीं से भी सर पैर ही नहीं होता, मतलब वास्तविकता से काफ़ी परे होती हैं। पर मैं चाहता हूँ मैं ऐसी कहानियाँ आपके पास लेकर आऊँ जो आप सुनने और आप महसूस कर सकें कि हाँ ऐसा हमारे आसपास समाज में हो रहा है या होता है। कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती दोस्तों, वो हमारे समाज की एक आईना है जो समाज को भी दिखाता है। तो इसी तरीके से जो इस तरह की हॉरर कहानी होती हैं वो भी कहीं न कहीं सच्चाइयों के लिए होती हैं। आज की जो कहानी है उसका एक एक शब्द पूरी तरह से सच्चा है। ये कहानी मुझे खुद उस इंसान ने सुनाई है जिसके साथ ये बीती है। जगह का नाम, उस इंसान का नाम तो मैंने बदल दिया है ताकि किसी तरह कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में ना हो। पर जिनकी कहानी है उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस कहानी को सुनाने से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो चाहती हैं कि ये कहानी सब तक पहुँचे। आज की कहानी उड़ीसा से है जिसे नेहा जी ने मुझे सुनाया था। अब नेहा जी का जन्म उड़ीसा के उस गांव में हुआ जो गांव अभी विकास की तरफ बढ़ रहा है। मतलब गांव में सारी फैसिलिटीज़ तो हैं बट अभी भी गांव की जो मानसिकता है वो काफ़ी पुरानी है। अब तो गांव काफ़ी हद तक शहरीकरण के साथ ढल चुका है। पर जब नेहा का जन्म हुआ था 1990, तब ये गाँव ऐसा नहीं था। नेहा बताती हैं जन्म के साथ ही उनके पास एक अलग तरह की क्षमता थी जो उन्हें शुरू में तो पता नहीं थी, बहुत उम्र के बाद पता चली। और क्षमता ये थी कि वो तीसरी शक्तियों को देख पाती थी। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बात है, कोई कैसे किसी को देख सकता है। पर हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिक्स सेंस होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरीके की जो एनर्जीज होती हैं, तीसरी शक्ति होती है, भूत प्रेत होते हैं, ये नग्न आंखों से ऐसे ही सबको नहीं दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उस रोड पर, उस रेलवे लाइन के पास, उस तालाब में या उस घर में मुझे कुछ दिखा। मैं मानता हूँ दिखा होगा क्योंकि मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है कि किस कंडीशन में आपको दिख सकते हैं, वो कौन सा समय होता है, कौन सी बॉडी की सिचुएशन होती है कि जब आप इनको देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पर वो सिचुएशन अलग होती है जब आप इन्हें देख पाते। हर वक्त तो नहीं देख सकते, हर वक्त कोई नहीं देख सकता है। तो दोस्तों पर नेहा जी के साथ ये थी कि उन्हें इस तरह की एनर्जीज दिखती थी पर उन्हें अभी भी मतलब उन्हें समझ भी नहीं आता था क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर जन्म से ही इस तरीके की चीज़ों को देख रहा हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि इंसान कौन है, भूत प्रेत कौन है, इसमें सच क्या है, इसमें झूठ क्या है। उसको हर चीज़ घर के सदस्य जैसे ही लगने लगेंगे। नेहा बहुत छोटी थी, घर में इधर उधर घूमा करती थी, छोटी बच्ची थी, उनको दिखता भी था तो वो इग्नोर करती थी। उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। नेहा बताती है कि जो उन्हें अपनी मेमोरीज में अभी याद है कि वो कब से इन सब चीज़ों को देख रही थी। तो मोदी एक बार की बात है, वो घर में खेल रही थी और यूजुअली वो जो भी उन्हें कोई दिखता था वो शाम के सूरज ढलने के बाद ही दिखता था। वो बताती हैं कि उनके घर में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन होगी 12 से 13 साल, वो चादर में, कंबल में लपेटी हुई घर के किसी कोने में पड़ी हुई इनको दिखती थी। अधिकतर कई बार उसे उन्हें घर के अलग अलग कोने में दिखती थी और वो चल नहीं पाती थी। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद की बॉडी को घसीटना पड़ता था, खिसकना पड़ता था, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
पर नेहा के लिए बहुत आम था। उन्होंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया। पहले तो बच्चा बोल नहीं पाता है तो कुछ बताता नहीं है, जब बोलने लगा तो अपने ही मस्ती में खेलने कूदने में रहता, वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। एक रात की बात है, नेहा अपने कमरे में सो रही थी अपनी मम्मी के साथ में। तब उनकी उम्र तकरीबन 5-6 साल रही होगी। मतलब वो मेमोरी जब से लोगों को चीज़ें याद होने लगती, याद रहने लगती कि हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था। उन्हें अपनी माँ के साथ सो रही थी। अब इनका जो घर था, मैं बता दूं, वो घर आधा मिट्टी का और आधा पक्के का, मतलब सीमेंट का था। जैसे गांव में होता है कि धीरे धीरे पैसे आते हैं, विकास होता है, तो लोग अपने घर को मिट्टी के घर से सीमेंटेड घर में कन्वर्ट कर लेते हैं। गांव का भी विकास हो रहा था। अब इनका जन्म 1990 में हुआ है, तो ये बात तकरीबन कुछ 95-96 की है। और इनके घर में भी ऐसा था कि बीच में एक बड़ा सा आंगन था जो कि मिट्टी का था। मतलब वहाँ अभी भी सुबह गोबर से और मिट्टी से उसको धोया और क्लीन किया जाता था, लिपा जाता था। फिर बाकी के रूटीन होते थे और आगे के कुछ कमरे सीमेंटेड थे, बाकी घर मिट्टी का था। और बहुत बड़ा घर था। घर में काफ़ी सदस्य रहते थे। उन सदस्यों के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अभी सिर्फ नेहा के बारे में हम बात करेंगे। तो नेहा को रात में वॉशरूम जाना था। वो अपने कमरे से उठी और आंगन में ही एक छोटा सा टॉयलेट था जो कि सिर्फ लेडीज़ लोगों के लिए था। जेंट्स को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। जेंट्स घर के बाहर खुले में जाया करते थे। तो वो उस टॉयलेट में, भाई छोटे बच्चे उतना डरते भी नहीं, कई बार उठ के ऐसे ही चले जाते हैं। वो अपने कमरे से निकल जाने लगी तो उन्हें घर के आंगन के बीचों बीच वही लड़की खुले आंगन में चादरों में लिपटी हुई पड़ी हुई दिखी। जैसे देख के वो एक बार के लिए डर गई। डर के वो कमरे में वापस भाग कर आ गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी। भाई सब, उनको लगा घर के हर सदस्य जब सोते हैं तो ये भी कोई होगा जो सो रहा होगा, पर आंगन के बीचों बीच इस तरीके से किसी का पड़े रहना बहुत ज़्यादा उन्हें डरावना लगा। घर में उसमें लाइट भी नहीं थी। भाई 1995-96 की बात है, तब हर वक्त बिजली का इतना ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। लोग लालटेन और ये सब से ही काम चलाया करते थे। मुझे खुद याद है मेरे बच्चों में हम लोग गाँव में लालटेन यूज़ किया करते थे। शाम होती हम लालटेन जला दिया करते थे। तो वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास आई। उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे को वॉशरूम जाना है। उनकी मम्मी ने कहा कि जाओ, सामने तो है दरवाज़ा, जाओ करके आओ। बोली नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि किस चीज़ का डर लग रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ से डर रहे हो? अंधेरे से? उन्होंने लालटेन की रोशनी बढ़ा दी, लालटेन का फ्लेम बढ़ा दिया ताकि रोशनी ज़्यादा हो जाए। बोले कि अब जाओ, देखो मैंने रोशनी कर दी, अब कुछ नहीं, जाओ वॉशरूम, मतलब अपना टॉयलेट से होके आओ। अब नेहा ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अब वो आंगन में बैठी है। अब इनकी मम्मी को बड़ा अजीब लगा, कौन आंगन में बैठी है? उन्होंने बोला आंगन में एक लड़की बैठी है, उसने खुद को वो चादर में लपेटी हुई है, ऐसा लग रहा है कोई वहाँ सोया हुआ है। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो इसकी माँ को समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो गलत देख रही है। तो ये बोली कि नहीं, मैंने वहाँ किसी को देखा है, आप चलो। जब ये दोनों माँ बेटी गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब इनकी माँ को शक होने लगा। उन्होंने बोला कि एक काम कर, मैं खड़ी हूँ तो वॉशरूम करके आ जा। वो वॉशरूम करने के लिए गई। वॉशरूम करके जब वापस आने लगी तो बोली कि जब हम अपने कमरे में घुसने लगे, मैंने अपनी माँ के हाथ को जोर से पकड़ के खींचा, मतलब नोचने जैसा। उसकी माँ को झल्ला के पीछे बोली क्या हुआ? तो नेहा ने बताया कि वो आंगन में बैठी है। उसने उंगली से इशारा किया। तो नेहा की माँ वापस आंगन में मुड़ के देखती है, उनको कुछ नहीं दिखा, आंगन में कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ये एक एंटिटी थी जो कि सिर्फ नेहा को दिख रही थी उस घर में। अब नेहा को कुछ नहीं पता है, क्योंकि नेहा खुद ही 5-6 साल की है, वो बहुत छोटी बच्ची है, सिर्फ वो डर रही है, वो बता रही है क्या है, कैसा है, क्यों है, उसको कुछ भी नहीं पता है। दूसरे दिन सुबह नेहा ने ये बात घर के बड़े सदस्यों से बताई, जो कि बड़े लोग थे। अब हम आते हैं नेहा के घर में और कौन कौन है। नेहा के घर में उसकी एक दादी है। उसकी दादी, जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो एक कमरे में रहती हैं। उनका शरीर मतलब कई सारी बीमारियों से ग्रसित है, बट डॉक्टर कुछ खास नहीं बता पाता है कि क्या तकलीफ है। उनके दिल की कोई बीमारी है, और गांव में यही बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, उनको दिल की बीमारी है तो वो बिस्तर पे ही रहती हैं। और नेहा के पिताजी और नेहा के पिताजी के बड़े भाई भी उसी घर पर रहते हैं। जॉइंट फैमिली थी, जहाँ पे नेहा के पापा और नेहा के बड़े पापा भी इसी घर में रहते थे। उनकी बड़ी मम्मी, जो उनकी ताई जी थी, वो भी यहीं रहती थी। उनके 2 बेटे थे, और नेहा अपने घर में अभी पहली बेटी थी, मतलब इसके मम्मी पापा की एक ही बेटी थी। साथ में नेहा के घर में इसकी 2 बुआ रहती थी, मतलब जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी।
और 2 बुआ और थी जो कि पास गांव के पास में ही उनका शादी हुआ था, वो वहाँ रहती थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो नेहा की दादी और उन दादी के 6 बच्चे थे, 4 बेटियां 2 बेटे। जैसा आपने समझा, जिसमें से 2 बेटे इसी घर में रहते हैं, 2 बेटियों की शादी नहीं हुई जो यहीं रहती हैं, और 2 बेटियां गांव के पास में ही उनकी शादी हुई जहाँ रहती हैं। साथ में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो है उसकी दादी की बहन, मतलब नेहा की जो दादी है उनकी एक बहन भी है। वो बहन का घर भी पास के ही एक गांव में था और वो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। और उनके हस्बैंड ऐसे थे जो कि आपने देखा गांव में एक आदमी ऐसा रहता है जो दारू पी के खूब मारता है, परेशान करता है, तो अपनी बीवी को बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे। तो ये टोटल कैरेक्टर्स हैं कहानियों में, नेहा की दादी, दादी की बहन और दादी के 6 बच्चे। अब हुआ ये बात कि दूसरे दिन ये बात दादी को नहीं बताई गई, मगर घर में सभी सदस्य आपस में इस बारे में कुछ न कुछ बात कर रहे थे। नेहा बहुत छोटी थी, बाकी बच्चों को भी वहां से हटा दिया गया ताकि कोई कुछ सुन ना पाए कि क्या बातें हो रही हैं। अब नेहा की जो माँ है वो इस घर की बहू है, वो इस घर की कई सारी चीजें उन्हें भी नहीं पता है जो उन्हें बाद में सुनने को मिलती है या पता चलती है। अब लोगों को इस बारे में पता तो चला कि नेहा को घर में कुछ ऐसा दिख रहा है, पर लोग बिल्कुल इसको आम सा लिए कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, चलो जान दो, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज पे कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अब ये बात धीरे धीरे और सीरियस होती गई क्योंकि नेहा को अब शाम होते बहुत ज़्यादा उस चीज़ की विजिबिलिटी मिलेगी। अगर वो पढ़ाई कर रही है तो वो अपने आंखों से देख रही है कि वो घर के कोने में खिसक रही है, वो नेहा के पास नहीं आती, वो घर के किसी सदस्य के पास नहीं आती, मगर वो घिसकते हुए हमेशा उसके दादी के कमरे में जाने की कोशिश करती थी और दादी के कमरे में चढ़ भी जाती थी। जब भी मतलब ऐसा होता कि वो लड़की खिसकते हुए नेहा की दादी के कमरे में जाती, नेहा की दादी की मतलब उसकी दादी साफ साफ नहीं बोल पाती थी, उनको पैरालिसिस टाइप हुआ था, तो उनकी आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। तो वो क्या करती थी, अपने दाएं हाथ को कोहनी की तरफ से जोर जोर से बेड पे पटकती थी ताकि उस आवाज़ से कोई उनके पास आ जाए। तो ये उनके साथ बहुत होता, जब भी मतलब ये सिर्फ नेहा ही देख पाती थी कि जब भी वो लड़की उस कमरे में जाती है, दादी हाथ पटकती हैं, चिल्लाने की कोशिश करती हैं, ऐसा इस तरीके से कुछ होता है। पर नेहा की ऑब्वियसली उस समय उम्र बहुत कम थी, नेहा ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये बात नेहा हमेशा अपनी माँ को बताती कि माँ, मैं उस लड़की को देखती हूँ, वो उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल पीली हैं, बिल्कुल पीली आंखें हैं, उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए हैं, फटे हुए हैं, उनसे खून टपकता है, साथ में उसके बाल बहुत ही गंदे हैं, वो बिल्कुल काली हो चुकी है, उसका शरीर लगता है जैसे गल गया है। अब नेहा जैसे जैसे बड़े होने लगी वो ज़्यादा एलेबरेट होकर के अपनी माँ को बताने लगी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा सहम जाती, वो नेहा को गले लगा लेती, बोले कि नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया है, तू उस पर ध्यान मत दिया कर। पर उसकी वो नेहा हमेशा पूछती है कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ से आती है, हमारे घर में क्यों रहती है, इसको बोलो ना कि घर छोड़ के चली जाए, इसको निकालो घर से। नेहा को जितनी बुद्धि थी नेहा उसी तरीके की बातें करती थी, पर कोई इस बारे में कुछ करता नहीं था। एक दिन की बात है, नेहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और नेहा का कमरा दादी के कमरे के बगल में ही था और नेहा अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उसने रात के 8 बजे जब घर के बाकी सदस्य इधर उधर खाने बनाने में कुछ बात करने में लगे, उसने देखा कि वही लड़की आंगन में से खिसकते हुए आई है और दादी के कमरे में घुस गई। जब वो दादी के कमरे में घुस गई, थोड़ी देर बाद दादी का उसी तरीके से आवाज़ आना, चिल्लाना, हाथ पटकना। जब सब भाग कर गए तो दादी बिल्कुल थोड़ी सी बेहोश वाली हालत में आ गई थी क्योंकि वो और बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब ये बच्ची दादी को क्यों परेशान करती है, घर में और भी सदस्य हैं, इसका कोई जवाब किसी के पास, मतलब बाकियों के पास तो होगा, फिलहाल अभी आपके पास नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा ही। पर दादी इस चीज़ से बहुत परेशान चल रही थी। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था। अब धीरे 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 नेहा की उम्र बढ़ने लगी, नेहा बड़ी हो रही थी। तकरीबन 3-4 साल और बीते, नेहा तकरीबन 10 साल की रही होंगी। जैसा बताती हैं कि वो 9-10 साल की थी, तब उनके साथ एक और घटना घटी। एक रात नेहा को फिर से वैसे ही अपने कमरे से अपनी माँ के पास सो रही थी, उनको वॉशरूम जाना था और नेहा बहुत हद तक यूज्ड टू हो गई थी कि उस लड़की को देखने के लिए, उन्हें अब उससे डर भी लगना बंद हो गया था। पर नेहा बोली क्या अपनी मम्मी को उठाऊंगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो वॉशरूम जा रही थी, उनके हाथ में लालटेन था और उस लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि आंगन में
जिस लड़की को हमेशा देखती थी वो लड़की का आधा शरीर जमीन के बाहर और आधा शरीर जमीन के अंदर था। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खुद को जमीन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उस समय उसका शरीर बहुत गंदा था, पूरी मिट्टी लगी हुई थी, वो बहुत डरावनी दिख रही थी। और जब नेहा की नज़र उस पर पड़ी और उसकी नज़र नेहा से पड़ी तो नेहा बहुत ज़्यादा डर गई। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वो भागकर अपने कमरे में आई। उसकी माँ ने उसको देखा कि वो चिल्लाते हुए आई है। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि उस लड़की को मैंने फिर से आंगन में देखा, पर माँ वो ज़मीन में से वापस आ रही है, वो मिट्टी में से बाहर निकल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा की माँ ने झट से कमरा बंद कर लिया। उस रात फिर से तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास दादी की चिल्लाने की बहुत आवाज़ आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ पटक रही थी और उनकी मतलब जब तक घर वाले उनके पास पहुंचते तब तक दादी की आज डेथ हो चुकी थी। दादी शांत हो गई थी। जब उनकी डेथ के बाद लोग उनको देखने पहुंचे थे तो लोग उनके शरीर को देख नहीं पा रहे थे। जिस हाथ को वो पटका करती थी, बार बार जोर जोर से पटक के बुलाया करती थी, वो हाथ पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। मतलब आप बिलीव नहीं मानेंगे, इस बुढ़ापे में ना वो बेड से गिरी ना कुछ, वो हाथ तोड़ के पीछे की ओर मोड़ दिया गया था। हम अपने हाथ को सीधा करते हैं, कितना सीधा कर सकते हैं? 180 डिग्री पे, राइट? वो 180 डिग्री से वापस पीछे की ओर पूरा मोड़ कर पीछे किया हुआ था ताकि वो हाथ को वापस से पटक ना सके। उनके मुंह में मिट्टी भर दी गई थी ताकि वो चिल्ला न सके। ये सब सिर्फ उस रात भर में हुआ। उनके मुंह में मिट्टी किसने भर दी थी? उनका हाथ तोड़ दिया गया था और वो बेड पर मृत पाई गई थी। जिस रात नेहा ने भी उसको मिट्टी के पास जमीन से निकलते देखा था। ये मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था। नेहा एक छोटी बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। नेहा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसने मम्मी से बोला कि मम्मी हम यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं रहना है, मुझे बहुत डर लगता है। अब नेहा की माँ ने यहाँ पे एक्शन है। उसने बोला कि मैं अपनी बेटी को इस तरीके से तिल करके डर के इस घर में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि घर का बच्चा अपने घर में ही डर रहा है, हम कुछ करते क्यों नहीं है? कौन है वो? आप लोग मुझे कुछ करने नहीं देते। अब यहाँ पर होता क्या है कि नेहा की माँ को ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहू थी। और जब वो बोलती थी कि हम इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो घर का कोई सदस्य उनका साथ ही नहीं देता था। कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई किसी मतलब अगर आपने सुना होगा कहानी में कि अगर घर में कोई भूत है तो वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, ओझा को बुलाते हैं, मौलवी पंडित किसी न किसी को बुलाते हैं, घोड़ी को बुलाते हैं। पर यहाँ कोई भी किसी को नहीं बुला रहा है, ना ही कोई इस बारे में बात करना चाह रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है कि घर में एक बच्ची का भूत है और कोई इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है? और लोग जानते हैं, मतलब लोगों को नेहा की बात पे तो विश्वास है कि ऐसा वो देख रही है कुछ। पर उस रात नेहा की माँ की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई नेहा के पिताजी से। उन्होंने बोला कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों आखिर आप लोग मेरी बेटी की मदद नहीं कर रहे हैं? तब नेहा के पिताजी ने नेहा की माँ को एक बात बताया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने बड़े भाई के बारे में बताया कि हमारी शादी से पहले हमारे बड़े भाई को एक बेटी थी और उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, तो वो बेटी को भी इस तरीके की चीज़ें दिखती थी। और उस वक्त जब हमने कुछ ऐसा करवाने का कोशिश किया तो जो उनकी बेटी थी उसकी 8 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी। उनके बड़े भाई की बेटी की डेथ 8 साल की उम्र में हो गई थी और उसको भी वही लक्षण थे जो कि नेहा को है, मतलब उसको भी वो घर में लड़की दिखती थी। तो इन्होंने बोला कि अगर इस घर में प्रॉब्लम है तो हम घर क्यों नहीं बदल देते हैं, अगर इस घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बोले कि उनके चाहे पिताजी का कहना था कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ। अभी जो है सो है, बस तुम नेहा को बोलो इन सब चीज़ों को इग्नोर करे, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने खेल कूद पे ध्यान दे। और वो बोले कि थोड़ी और उम्र बढ़ेगी तो हम नेहा को यहाँ से बाहर भेज देंगे। और जो कि नेहा चाहती भी थी। नेहा अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अपनी बातें रखती थी। वो बोली कि मुझे भी यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ चलो। तो वो अपनी नानी के घर जाने की जिद क्या करती थी कि मुझे मेरी नानी के घर जाना है, मैं वहाँ रहूँगी। अब दोस्तों इस बीच में धीरे धीरे जो वो मैंने आपको बताया था, दादी की एक बहन है। दादी की बहन के जो हस्बैंड है उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी और उनके शरीर में एक डॉक्टर ने एक तरह की बीमारी का नाम बताया, और जो कि बीमारी सेम टू सेम बीमारी इसकी दादी को बताया गया था कि दिल में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है और वो सिकुड़ता जा रहा है।
मतलब उसको खून नहीं पहुंच रहा है और दिल सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है। साथ में उनके शरीर में किसी भी तरीके का खाना पीना नहीं लग रहा था, उनको पैरालिसिस हो गया। और फिर उनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी। वो जब भी अपने कमरे में सोते थे तो रात में अगर उनको अपनी वाइफ को बुलाना है या अपने बच्चों को बुलाना है तो अपने हाथ को बहुत पटका करते थे। अपने हाथ को पटकते थे और एक दिन इसी तरीके से उनके जो दादी की जो बहन थी उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब घर में 2 डेथ हो चुकी थी 2-3 साल के गैप में, और नेहा की उम्र अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। नेहा जैसे ही 6-7 क्लास तक और पढ़ी, उसके बाद उनके पिताजी ने उसको उसके नानी के घर भेज दिया कि ताकि नेहा इन सब चीज़ों से दूर रहे। इस बीच में दोस्तों घटनाएं बढ़ती रहीं। 1-2 साल के गैप पे उसकी वो 2 बुआ जो इस गांव में नहीं रहती हैं, गांव से बाहर रहती हैं, उनकी डेथ भी एक के बाद एक हो गई। दोनों की कंडीशन वही सेम, दिल की बीमारी, बॉडी में पैरालिसिस हो जाना। और उनकी भी जब तबीयत बहुत ख़राब थी, वो अपने बेड पे थी तो अपने हाथ को पटका करती थी। पर इसमें एक नई बात थी, इन दोनों की मृत्यु अपने घर में नहीं हुई है, इन दोनों की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है। वो हॉस्पिटल में अपने हाथ को पटका करती थी क्योंकि जब पैरालिसिस होने के बाद वो चल फिर नहीं पा रही थी, उनका शरीर पूरी तरीके से बेड पर था, वो बोल नहीं पाती थी। तो सिर्फ अपने हाथ तो पटक के अपने घर वालों को बुलाती थी कि मुझे पानी चाहिए या मेरे पास आओ या मुझे डर लग रहा है। तो क्या दोस्तों वो लड़की उनके पास भी जाया करती थी? क्या हो रहा था? अभी यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो कहानी में? अगर आप पूरी तरीके से बैकग्राउंड में जाकर देख रहे हो तो एक लड़की की आत्मा है जिसने उस घर में अब तक इसकी दादी, दादी की बहन के हस्बैंड और साथ में 2 बुआ जो कि गांव उसी पास के गांव में उनकी शादी हुई थी, उनकी डेथ हो चुकी है। बुआ मतलब दादी की 2 बेटियां। अब घर में सिर्फ जो बचे हुए हैं वो नेहा के पिताजी, नेहा के बड़े पापा और 2 छोटी बुआ, वो दोनों अभी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये कहानी यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद जब ये सब कुछ नेहा की छोटी बुआ को दिखने लगा, नेहा की छोटी बुआ को भी रात में सोते टाइम दिखता कि उनके कमरे में कोई आ रहा है। उन्होंने ये बात बताई अपने भाइयों को कि मैंने उसको देखा है। उसका हालांकि कोई नाम नहीं लेता था, बोला मैंने उसको देखा है और वो कमरे में आ रही थी, वो आती है मेरे पास आ रही थी, मैंने उसको साफ साफ देखा है। और ये बताने कि 1-2 दिन बाद ही नेहा की जो बुआ है वो छत से गिर गई। छत से गिरने से उनके कमर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई और वो बिस्तर पर आ गई। बिस्तर पे आने की वजह से उनकी वही हालत हो गई कि वो चल फिर नहीं सकती। हालांकि वो बोल पा रही थी, उनको पैरालिसिस नहीं था। फिर दोस्तों जब उसकी बुआ की भी ऐसी हालत हो गई कि उनको भी ये सब चीज़ें दिख रही थी, वो डरती थी, धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए थे, वो अपनी बातें नहीं बोल पाती थी। उनकी शादी हुई उनकी मंदिर में शादी कराई गई थी, पर उनके हस्बैंड उनको छोड़ के जा चुके थे, जिस वजह से वो वापस मायके में आके रहने लगी थी। तो ये घर की कुछ डीप हिस्ट्री थी जिससे मैंने बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि उनके हस्बैंड से रिलेशन कैसे थे। बट हाँ, जो मुझे उन्होंने नेहा जी ने बताया कि उसकी बुआ की भी डेथ अभी तकरीबन कुछ 10 साल पहले हुई है, पर डेथ का जो मेन रीज़न था वो बिल्कुल सेम था। मरने से कुछ दिनों पहले वो पैरालिसिस हो चुकी थी, उनके हाथ पैर हिलते नहीं थे और वो अपना सिर्फ हाथ पटकती थी किसी को बुलाने के लिए। और होता ये था कि घर में सबको सब कुछ पता था, मतलब जो भी सदस्य बचे, पर कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा था। दोनों भाई क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं करना चाहा। अब बची एक बुआ जो कि सबसे छोटी वाली से थोड़ी बड़ी थी। वो बुआ, उनकी भी शादी हो चुकी थी, इन सालों में उनकी भी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी, पर उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ठीक थी, वो अपने परिवार में खुश थी। तो अब घर में बचे सिर्फ 2 चाचा और एक बुआ। अब ये कहानी अभी भी चली आ रही है, मगर नेहा कहती हैं कि मैं आज भी अगर अपने घर में जाती हूँ और मैं वहाँ पे अगर शाम में मतलब रात के टाइम पे मैं सो रही हूँ तो मुझे कई बार वो लड़की घर के किसी न किसी कोने में चादरों में लिपटी हुई दिख जाती है। और हालांकि अब मुझे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उनको अब वो सारी सच्चाई पता है, वो कौन है, उसकी सारी कहानी पता है। तो इसलिए अब नेहा को बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर वो लड़की नेहा को कभी कोई हार्म नहीं किया। नेहा ने कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की, मतलब उसको जैसे दिख गई, उसने बहुत कोशिश करके बात करने की कोशिश की। अगर उससे कुछ बात करती है तो वो थोड़ी देर बाद अंधेरे में कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं चलता है, क्योंकि जैसे घर के किसी कोने में अंधेरे में दिखी,
अगर उसको जाके कुछ पूछना चाहेगी तो गायब जाती है। नेहा अब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो जॉब करती हैं, बट नेहा का इस फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पैरानॉर्मल, टैरो कार्ड रीडिंग, साथ में वो ज्योतिष शास्त्र, ये सब चीज़ों पे बहुत काम करती हैं और उनको इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों की प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील करके यहाँ तक पहुँची हुई हैं। पर दोस्तों अभी भी आपके दिमाग में सवाल होगा ना कि ये क्या चल रहा था, आज अरविंद ने ऐसी कहानी क्यों सुनाई जिसमें कुछ पता ही नहीं चला कि भूत कहाँ से आया, उसने क्यों ऐसा किया, आखिर वो क्यों घर के बुजुर्गों को, निर्दोष लोगों को मार रहा है, आखिर क्यों, उस घर के राज क्या थे। चलिए अब मैं आपको काफ़ी साल पहले लेके चलता हूँ। ये बात काफ़ी साल पुरानी है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जो दादी हैं, वो दादी अपने यंग टाइम पे बहुत एक्टिव थी। मतलब समाज सेवा करना, महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ना, गांव में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए लड़ना। तो जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव महिला थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती थी। साथ ही उनके हस्बैंड भी ऐसे ही सोशल वर्कर थे, साथ में नौकरी भी करते थे, पर ये बहुत, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एक्टिव थे। इनकी जो बहन थी वो भी पास के गांव में शादी की गई थी। इनके हस्बैंड उनको बहुत मारते थे दारू पी के और शराब पी के आदी थे वो, और जिसकी वजह से उनकी बहन बहुत दुखी रहती थी। अब फिल्म में, मतलब इस कहानी में हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। इनकी जो दादी हैं वो लोगों के समाज कल्याण के लिए ही काम कर रही हैं और उनके घर में ही कोई हिंसा का शिकार हो रहा था, जो थी उनकी बहन। उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी बहन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी और उनकी बहन को कोई बच्चा नहीं था। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था उनके हस्बैंड का उनके ऊपर अत्याचार करने का, क्योंकि उनका हस्बैंड को बच्चा चाहिए था और उनकी बहन को बच्चे नहीं हो रहे थे। हालांकि साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट गांव में आप क्या समझते हैं, गांव वाले क्या रीज़न मानते होंगे। गांव में कुछ भी हो तो गलती महिला की ही मान ली जाती है। कमी पुरुष में भी हो सकती है, कमी महिला में भी हो सकती है, या हो सकता है सब कुछ ठीक हो बट बस नहीं, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बट इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत थी। बट हाँ, उनके हस्बैंड को ये बात नहीं समझ आती थी, वो अपनी वाइफ को ही दोष देते थे। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से उनकी छोटी बहन प्रेग्नेंट हुई। जब वो प्रेग्नेंट हुई उस समय ज़्यादा टेस्ट ये सब नहीं होता था, और जब उनको बच्चा हुआ, उनका जो बच्चा हुआ वो एक लड़की थी, जिसका जन्म लेते ही इन्होंने नाम चांदनी रखा। अब उसके जन्म के बाद, उस बच्चे के जन्म के बाद, वो जन्म से ही विकलांग थी। मतलब डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि ये कभी भी लाइफ में चल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, अपने से कोई काम नहीं कर पाएगी, बेड पर ही पड़ी रहेगी और इसकी उम्र बढ़ती रहेगी बट ये बेड पे ही रहेगी, इसका कुछ कर नहीं सकते, इसके ये विकलांग है। मैं ऐसे लोगों को स्पेशली एबल्ड कहता हूँ, ये वर्ड भी बहुत गलत है, पर कहानी को समझाने के लिए मुझे ऐसे शब्दों को यूज़ करना पड़ रहा है दोस्तों, तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पर हाँ, वो बच्चा चल फिर नहीं सकता था। और वो, आप सोचिए, एक बच्चा जो अभी सिर्फ 1 हफ्ते का है, डॉक्टर ने पहले बता दिया कि इसके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी लाइफ टाइम, ये चल फिर नहीं पाएगा, इसमें प्रॉब्लम है। तो जो उसके दादाजी थे, मतलब सॉरी, जो उसके पिताजी थे, अब बात किसकी हो रही है, दादी की बहन और उसके हस्बैंड की, जो कि पास के गाँव में रहते थे। तो उनकी दादी की बहन के जो हस्बैंड थे, उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने से मना कर दिया। भाई वो पहले ही वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, शराब पी के मारते थे। उन्होंने डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद, जबकि दादी की कंडीशन वैसी थी, वैसे में भी शराब पी के उनको बहुत मारा और बोला कि इस बच्चे को मैं अपने घर में नहीं रखूँगा, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मैं इतने दिनों से बच्चे की चाह लेके बैठा था और तूने मुझे दिया है क्या, तूने मुझे ऐसा बच्चा दिया है। उन्होंने बहुत मारा और साथ में बच्चे को भी बोला कि इसको जाके कहीं फेंका। अब उनकी बहन बहुत मार खाने के बाद, बहुत रोते रोते वो गई कि अपने बच्चों को मैं जंगल में फेंक के आ जाऊंगी। वो गई, उस बच्चे को उन्होंने जंगल में फेंक दिया। फेंक देने के बाद जब वो आ रही थी, तब तक ये खबर उनकी बड़ी बहन को पता चल गई कि मेरी बहन के साथ ऐसा सा हुआ है और वो बच्चे को ख़त्म करने गई है। ये दौड़ कर गई, उन्होंने अपनी बहन को पकड़ा, उन्होंने बोला कि तूने क्या किया, ऐसा सा बता। उन्होंने बताया मैंने ऐसा सा किया है। अब इनकी बड़ी बहन, जो कि समाज सेविका थी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करती थी, वो दौड़ कर गई, उन्होंने उस बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्चे को उन्होंने जंगल से उठाया, बच्चा ठीक था, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत चोट आई होगी या शायद भूख प्यास जो भी लगी होगी। उन्होंने बोला कि तू कैसी माँ है, ऐसा कैसे कर सकती है। बोली कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ,
इसके साथ मैं जीवन भर अपने पति में इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं और मैं इसको जीवन भर नहीं रख सकती हूँ। तो दादी ने बोला कि इसको मैं पालूंगी, मैं इसको अपनी बेटियों के जैसे पालूंगी। जैसे मेरी मेरी 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, मैं एक और बच्चा पालूंगी अपने घर में, इसकी देखभाल मैं करूंगी। दादी उसको अपने साथ लेके आ गई। पर हुआ क्या दोस्तों, धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, अब वो बच्चा दिन भर बेड पे रहता था, उसका मल मूत्र भी बेड पर ही रहता था, उसको दादी ही क्लीन करती। अब दादी समाज सेविका थी, वो घर से बाहर चली जाती तो घर के बच्चों करना पड़ता। अब वो घर के बच्चों के कोई सगे भाई बहन नहीं थे, अब उनको ये काम पसंद नहीं आता था तो वो नहीं करते थे। कई बार वो बच्चा दिन भर बिना खाए बेड पर ही पड़ा रहता, मल मूत्र में ही पड़ा रहता, वो उसकी देखभाल नहीं करते थे और वो इनसे काफ़ी छोटी थी। अब जब ये आते, इनकी दादी आती तो वो सब काम करती और दादी की भी लाइफ थोड़ी थोड़ी अब बहुत ज़्यादा वो होने लगी कि बच्चे को जैसे वो कई बार बाहर नहीं जा पाती, उसको समय पे खाना दवा पानी कराने के चक्कर में वो अपने समाज सेवा के काम नहीं कर पाती, वो लोगों से मीटिंग नहीं कर पाती। लोग इनके घर आने से बचते क्योंकि बोलते भाई आपके घर में आते थे अजीब से बदबू आती है, उस कमरे से बहुत आती है, आपने क्यों ऐसा बच्चा गोद लिया हुआ है। पर वो कभी नहीं बताती कि ये भाई मेरी बहन की ही बच्ची है, जो है बोलती है कि भाई मुझे ऐसी मिल गई थी तो मैं इसको पाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सबको सबका हक मिले, तो मैं इस बच्चों को मैं ही पालूंगी। अब वो बच्चों को पाल तो रही थी पर उनके घर का माहौल खराब होने लगा। घर के बच्चे पसंद नहीं करते थे चांदनी को, जो कि बेड पे ही पड़ी रहती थी। अब क्या हुआ, घर के सारे बच्चों ने घर में लड़ाई झगड़े चालू कर दिए, माँ से लड़ना चालू कर दिए, पिता से लड़ना चालू कर दिए। माता पिता भी मजबूर हो गए, बच्चों को मना ही नहीं पा रहे, भाई अपने बच्चों को ही नहीं मना पा रहे हैं वो। अब जब दादी का काम नुकसान होने लगा, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी सब कुछ, तो वो भी कहीं ना कहीं चांदनी को घर लाने की जो उन्होंने कोशिश की थी या जो मुहिम छड़ी थी वो खुद को ही गलत मानने लगी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे ऐसे बच्चों को घर नहीं लाना चाहिए था कि जिसकी वो खुद सेवा नहीं कर पा रही है। अब या तो आप किसी को लाओ मत, और लाए हो तो ऐसी बात अपने दिमाग में मत सोचो। वो अपने घर में खुद लेके आई थी और अब खुद उन्हें यह महसूस होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बच्चे को मुझे नहीं लाना चाहिए था। कई बार गुस्से में वो उस विकलांग बच्चे के ऊपर हाथ उठा देती, उसको टॉर्चर कर देती। अब जब वो उसको परेशान करती तो आप सोचो वो क्या करेगा, वो उसके पास तो कोई हिम्मत ही नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है, रो रहा है, दिमाग में सोच रहा है। उसके खुद के पेरेंट्स ने उसे डिसओन किया, जिसने गोद लिया वो भी उसको अब टॉर्चर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये इतना ज़्यादा थक गई थी इस बच्चे की देखभाल करते करते और अपने लाइफ में उनके जो एजेंडाज थे उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस बच्चे को खाने में धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। और घर के बाकी भी जो और भी सदस्य थे, जो उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटियां और 2 छोटी बेटियां, उन चारों बेटियों के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। अपनी चारों बेटियों को अपने साथ मिलाया और उनको बोला कि जब भी खाना दोगी ये दवा उसको खाने में देते रहना। हालांकि उन्होंने अपनी बेटियों को शुरुआत में बोला था कि ये सिर्फ दवा है, पर बाद में सबको पता चल गया कि दवा नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद उसे उल्टी होने लगती, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। धीरे धीरे चांदनी की उम्र भी बढ़ रही थी। वो उस उम्र में आ गई जिस उम्र में लड़कियों को आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, बॉडी का ग्रोथ बड़ा हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो अब एक वयस्क अवस्था में आने लगी थी। उसकी उम्र कुछ 16-17 तक हो चुकी थी। पर इतने सालों में बट उसको अगर कोई देखे तो ये कह सकता था कि 10-12 साल का बच्चा है। मतलब उम्र बढ़ रही थी, शरीर का ग्रोथ वैसा नहीं था बट फंक्शंस तो कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता कि महीने के उन दिनों में वो बेड पर उसी तरीके से पड़ी रहती है, कोई उसकी सफाई तक नहीं करता, ना वो खुद कर सकती थी। तो वो क्या करती थी, ये बहुत ही डराने लायक बात है। मुझे सुन के सोच के बहुत सहम जाता हूँ मैं। वो पूरे दिन दोस्तों, पूरे दिन अपने हाथ को बस पटकते रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ एक हाथ ही था जो वो चला पाती थी। वो अपने हाथ को बेड पे पटकती रहती थी ताकि कोई आ जाए, मुझे मदद करे, मुझे एक गिलास पानी दे दे, मुझे एक वक्त का खाना दे दे, या मुझे कोई मेरे साथ बैठ जाओ बात करो। क्योंकि वो समझदार होने लगी थी। वो अपना हाथ पटकती रहती थी और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता था और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। धीरे धीरे जब उस दवा के असर से इसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया। पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक वो रहता है ना कि जिसको बचाने वाला ऊपर हो वो नहीं जल्दी मरता है।
उस लड़की की जान नहीं जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बीमार हो गई उस दवा के असर से खाने में, पर वो मर नहीं रही थी। फिर इन्होंने घर की जो 2 बड़ी बेटियां हैं वो और इसकी मम्मी ने किसी एक ओझा का सहारा लिया था। इन्होंने एक ओझा को बुलाया घर में और उस लड़की पे कुछ उन्होंने ऐसा करवाया ताकि उसकी डेथ हो जाए। नेचुरल लगे सबको कि नेचुरल है, बट वो उन्होंने ऐसा करवाया। उस ओझा ने जाने क्या उस रात पूजा की। वो लड़की पूरी रात अपना हाथ पटकती रही, दर्द में तड़पती रही और रात के 3 बजे उसकी डेथ हो गई। जबकि ये कहानी उस समय की, उस साल की, उसकी डेथ हो गई थी और ये बात कहीं बाहर ना जा पाए या किसी को पता ना चले। तो चारों बेटियों ने मिलके, अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हर वक्त मैं चारों बेटियों की बात कर रहा हूँ, दोनों बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। चारों बेटियों ने और इस जो दादी थी, इन्होंने मिल के उसको उस घर के उसी आंगन में गाड़ दिया था, क्योंकि मिट्टी का आंगन था, गाड़ के उसको बराबर कर दिया। जब गांव के 1-2 लोगों ने पूछा भी कि क्या हुआ, वो नहीं दिख रही थी, उन्होंने बोला कि उसको ट्रीटमेंट के लिए हमने कोलकाता भेज दिया है, कलकत्ता में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब वो वहीं रहेगी। अभी गांव के लोगों को भी इतना मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी दादी का इतना रुतबा था, इतना ज़्यादा इज्जत था कि लोग उस बारे में सोच ही नहीं सकते नेगेटिव कुछ। वो तो उनके लिए देवी समान थी। जब उसकी डेथ हुई उसके बाद से ही वो आत्मा उस घर में भटक रही थी, पर हर इंसान को उसने कई सालों तक तड़पाया है और फिर मारा है। तो दोस्तों, जब ये कहानी मैंने सुनी, आज भी मेरी मतलब अभी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, शायद मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि मुझे इस कहानी को सुनने वाला डर से ज़्यादा ना दर्द होता है कि कितना दर्द था, क्यों ऐसे लोग करते हैं। आप या तो किसी को अपने साथ आश्रय मत दो, शायद उस दिन वो जंगल में मर जाती ना तो वो कभी कुछ नहीं करती, बट जिस तरीके से उसकी डेथ हुई, उसने सिर को गरज ले लिया था और उसने अपना बदला लिया। और आज भी उस घर में वो है, उसकी एंटिटी है, क्योंकि और यही एक रीज़न था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्राइम था। उन्होंने उसको इस चीज़ को बाहर कभी नहीं आने दिया, न कभी ओझा, तांत्रिक, डॉक्टर, पुलिस कुछ नहीं किया, वो सब झेलते रहे। क्योंकि अगर ये बात बाहर पता चल जाती तो ये बहुत बड़ा केस हो जाता। इतने सालों में दादी ने जो इज्जत बनाई थी समाज में, सारी की सारी इज्जत एक रात में ख़त्म हो जाती। अब यहाँ पे उस लड़की की माँ, जो उस लड़की की माँ है, वो अभी भी जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि चांदनी की माँ आज भी जिंदा है, मतलब इसकी दादी की जो बहन थी वो जिंदा है। कहीं ना कहीं उसको आज भी अपने माँ के प्यार का इंतजार है शायद, क्योंकि उसकी माँ ने उसको डिसोन किया था रोते हुए, क्योंकि वो शायद वो आत्मा भी समझ रही है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। उनको इतना मारा पीटा गया था कि उन्होंने ये कदम उठाया था, तो मेरे ख्याल से इसलिए उसने कुछ नहीं किया। और जो दोनों उसके भाई कह लो, मतलब दादी के जो बेटे हैं, जो कि ठीक है, नेहा के पिताजी और उसके बड़े पापा, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे समीकरण में वो कहीं भी नहीं थे। जब ये सब हो रहा था वो दोनों घर पे नहीं थे, और वो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दोनों मतलब लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने, बहुत समाज सेवा करते हैं, नौकरी भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उनको समय पता चलता तो वो कभी ऐसा नहीं होने देते। तो अब हालांकि उनको अपने घर की सच्चाई पता है, जैसे नेहा की माँ जिद कर रही थी तो कुछ भी इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने घर, उनको ऐसा लगता है जो हो गया उसको तो रिवर्स कर नहीं सकते, पर वो जो समाज में एक इज्जत रुतबा बना हुआ है उसको दबा के रखने के लिए शायद वो भी आज शांत है। पर नेहा उनको कुछ नहीं करती है, उसका मेन बदला जिनसे था वो पूरा हो चुका है। और नेहा, सॉरी मैंने चांदनी की बात कर रहा हूँ, कि चांदनी और किसी को कुछ नहीं करती, मैंने गलत बोल दिया। और जहाँ तक बात है नेहा की, तो नेहा को अभी भी वो एंटिटी दिखती है घर जाने पे, पर अब बहुत कम हो गई है। मतलब वंस इन अ मून शायद किसी रात दिख जाए आंगन में बैठे हुए। तो नेहा उस, अब जब उन्हें सारी कहानियाँ पता चल चुकी हैं नेहा को, तो वो उसके पास नहीं जाती हैं, उससे दूरी रहती हैं और कोशिश करती हैं कि वो कम से कम अपने गाँव वाले घर जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आई होप कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल सच्ची घटना है, कई साल पुरानी है, और अब तो चीज़ें बहुत न्यूट्रल हो चुकी हैं, बट हाँ, जिसके साथ हुआ है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से झेला है। तो आज की कहानी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे बताना, अपने थॉट्स, अपने विचार मुझे साथ शेयर करना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना। बुरा लगा हो तो बता देना कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आप ऐसी कहानी मत सुनाना, हमें पसंद नहीं है, तो मैं अगली बार से इस तरह की कोई कहानी लेके नहीं आऊँगा।
पर अगर अच्छी लगी हो तो यार थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ और अच्छे से काम करूँ। और जैसे ही लैपटॉप बन जाएगा तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाऊँ। पर आज के लिए यही दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अच्छे कर्म करना, माँ बाप का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।